अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ और मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन के लिए फ़ंड्स की फराहमी का मामला पार्लियामेंट की जानिब से एक बार फिर इनकार के बाद संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। इलेक्शन कमीशन, वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है कि इलेक्शन के लिए फ़ंड्स नहीं मिल सके। इस तरह हुकूमत और अदलिया वाज़े तौर पर एक दूसरे के मुकाबिल नज़र आती हैं और ये चपकलश अब क्या नताइज लाती है, पूरी कौम की नज़रें इसी तरफ मरकूज़ हैं। अब PTI ये कह रही है कि आइन इस बात पर वाज़ेह है कि इलेक्शन के अखराजात पर पार्लियामान को कदगन का कोई हक हासिल नहीं, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स का कस्टोडियन कौमी असम्बली का ऐवान है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर कानून अज़हर सिद्दीक़ साहब ने। सर, वेलकम टू द शो। आपको क्या लगता है किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है और अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बराह रास्त अहकामात भी जारी कर सकती है शहबाज शरीफ के लिए? बहुत शुक्रिया जी। आईने पाकिस्तान 1973 एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी माहिदा, और वो बड़ा क्लियर है। और वो क्लियर इस हवाले से है कि उसने पार्लियामान का रोल, अदलिया और मुकन्ना के हवाले से हर चीज़ क्लियर कर दी हुई है। इंतजामिया का रोल भी डिटर्मिन है। यहाँ नज़र आ रहा था पहले दिन से कि ये लोग इलेक्शन कराना नहीं चाहती है और उसके लिए हर्डल बन रहे हैं। उसके लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पहले इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से जहाँ तजावुज़ किया, वहाँ उन्होंने कई जगह अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। यानी मिसाल के तौर पर तौहीन अदालत के इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास, मगर वो सिर्फ इमरान खान और PTI के पीछे लगे रहे, उन्हीं को दे। आर्टिकल 230 इस्तेमाल करना था, वो नहीं इस्तेमाल किया। यानी सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 189 और 190 के तहत ये तफसीलात मांग रही है, ये पैसे रिलीज करा रही है, ये इलेक्शन कमीशन को खुद करने थे। इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाया गया है। अब जो अगली स्कीम सारी सामने है, अब चूंकि बातें बहुत आगे जा चुकी है, जो बजट है, बजट के दो तरह से स्टेटमेंट्स पेश की जाती हैं। एक तो अभी जून में पेश की जाती है, प्रोजेक्टेड बजट कहते हैं। दूसरा सप्लीमेंट्री ग्रांट है। इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन कमीशन आ जाए, अदलिया आ जाए, नैब आ जाए, ये वो इदारे हैं जो हुकूमत के नीचे नहीं आते हैं, ये स्टेट के नीचे आते हैं, सरकार के नीचे। तो इसलिए इनके अखराजात और बाकी जितने इनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए कि ये मरहूने मिन्नत ना हो, ये हुकूमत वक्त की तरफ मत देखें, इनके पैसों को चार्ज किया जाता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के साथ। इसमें कोई शक नहीं, कस्टोडियन वफाकी हुकूमत ही होती है, लेकिन वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार ना है कि इनके पैसे, जो इनकी रकम है, जब ये डिमांड करते हैं तो रोक सके। अगर रोक लेगी तो फिर तो आइन की बालादस्ती खत्म हो जाएगी। और इस केस के अंदर वाज़े तौर पर एक बात सामने आ गई है कि आपने पार्लिमानी रवायात अपनी जगह है, कानून आपकी अपनी जगह पर मौजूद है, और आप जो भी कुछ चाहते हैं करना कर सकते हैं, मगर आप इस तरह कानून के साथ खिलवाड़ आइन के साथ नहीं कर सकते कि आप पैसे जो है इलेक्शन कमीशन के, जो इलेक्शन करवाने के लिए आप एक अमानत अमीनदार, अब अमानत आपको मिली है, लेकिन आप हुकूमत सरकार के ऊपर जाकर आकर बैठा दें, वो इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जहाँ आपकी वफाकी हुकूमत, यानी एक तस्वीर का दूसरा रुख देखे, सुप्रीम कोर्ट इस बात का अदराक था, इसलिए उन्होंने ऑर्डर में लिखा, सेक्रेटरी फाइनेंस को लिखा और गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक ने उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा बिजली पैदा की, जहाँ के भी पैदा की, उस बिजली का पैदा करने के पैसे उन्होंने यकीनन दिए। फिर अगली बात आती है वो बिजली जितनी है पैदा करने के बाद एक तीसरे फरूख को दे दी। अब यहाँ उसको रोकने के लिए अब क्या करना चाहते हैं? वफाकी हुकूमत क्या करती है, वो जो पैसे आए हैं काबीना में रखती है, चाहे रख ले काबीना के अंदर। हमेशा होता है, तारीखी तौर पर होता है, और ये मकबूल जान साहब जो कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ा वक्त गुजारा है, कि पहले पैसे खर्च किए जाते हैं और उसके बाद उसकी मंजूरी ली जाती है। और ये कोई बात नहीं है, उस पर आइन और कानून बड़ा क्लियर है, लेकिन जिस तरीके से ये लेकर जा रहे हैं और ये रोना मजाक जो कर रहे हैं। बिल्कुल सिद्दीक़ साहब, दो चीज़ें आपके सामने मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कल जो कुछ पेश हुआ
क्या आप इसको मनी बिल समझते हैं जिसको रिजेक्ट किया गया है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत एक बात कहती है कि ये हम चाहते हैं पैसा, और वो मनी बिल के तौर पर वो 63A के अंदर भी आता है। इसका मतलब है कि या तो हुकूमत ने चालबाजी की कि उनको कहा तुम वोट इसके अगेंस्ट दो और हम बच जाए, एक तो ये चीज़। दूसरा, क्या 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है यही 21 बिलियन रुपीज़ जो हैं ये एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे, खास तौर पे डिग्री जारी करके वसूल कर सकती है इस वक्त? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और उसकी वजह आपको ये समझनी है, इलेक्शन हर 5 साल बाद होने हैं। ठीक है। और उस पर जितने खर्च आने हैं, इलेक्शन कमीशन जितना बजट भेजता है, डिमांड करता है, वो पैसे इनको दे दिए जाते हैं। और इन बिटवीन मिसाल के तौर पर अभी कुछ सीटों है, अभी आपने ज़िमनी इलेक्शन देख रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ये ज़िमनी इलेक्शन का पैसा जो है इसी तरह आया है उनसे, डिमांड की हुकूमत रोक नहीं सकती है। यहाँ भी ये है, यहाँ अपनी लायबिलिटी उन्होंने ट्रांसफर करने की कोशिश की है, वो हुई नहीं है, बल्कि वो बुरी तरह से फंस गए हैं। पूरी काबीना आइन के आर्टिकल 90 और 91 की जहाँ खिलाफवर्जी की है, वहाँ आपका एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है आर्टिकल 63A के हवाले से, डिफेक्शन के 22 लोग मुनारफ हुए थे, तो उनको निकाल दिया गया था कि आप मुनारफ हो गए। इसी तरह मनी बिल को या बजट को, जो बजट पेश किया गया मनी बिल, उसको मुस्तरद कर दिया है। अब पार्टी डायरेक्शन को अगर सामने रखकर देखें, अगर तो मुस्तरद करने का कहा हुआ है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ना भी मुस्तरद करने का कहा, जो तरीका कार अपनाया गया, जो देखा गया। सिद्दीक साहब, अव्वल तो पहले तो बताना पड़ेगा कि हमने इनको लेटर लिखा था मुस्तरद कर दो, तो तब फंस जाएंगे। तो अगर बचाना है उनको, तो अगर नहीं दिया हुआ तो फिर इसका मतलब है कि मनी बिल तो सारे के सारी जाएगी पार्लियामेंट फिर तो। जी अजहर साहब। अच्छा ये देखें, बड़ी जबरदस्त और मकबूजान साहब, हमारे यहाँ इन्हें पाकिस्तान एक तहरीरी शक्ल में है, आर्टिकल 4-5 बड़ा क्लियर है, और जितने ये पार्लियामेंटेरियन आते हैं इन्होंने अपना हलफ लेना है कि आइन की पासदारी करनी है, आइन को डिफेंड करना है। और जो जबरदस्त बात है, ये बाकायदा जो है जब ये आपने करना है तो आपने फिर उस हलफ पे पूरा भी उतरना है। इसलिए मैं बार बार कहता होता हूँ कि आईने पाकिस्तान 1973 की कापियाँ इनको हिंदी में, फारसी में, उर्दू में, पश्तो में, सराइकी में फराहम की जाए। और ये क्या एक अनोखी मंतक करते हैं। अभी तो पहले वैसे आपको पता है ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं कि आर्टिकल 68 को जिसको लेके आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है, वहाँ आर्टिकल 204 और सेक्शन 3 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस सामने रखते हुए जितनी काबीना है, ये जितने वो मिसाल सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी कैबिनेट, और जो काबीना के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं उन सब ने आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है, तो इसलिए वहाँ उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी या फिर आर्टिकल 6 इन्वोक होता है? और आर्टिकल 6 अगर इन्वोक होता है तो आपको शायद अंदाजा है कि एक दफा मुशर्रफ के हो गया था और अदालत का वो तलवार लटकती रही, और पूरी की पूरी कुव्वत के बावजूद भी उसको फांसी की सजा हो गई थी, और अगर अदालत पहले मार्शल आर्टिफिकेटर को बचाती रही। ये हाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि इस वक्त हर रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करते हैं, हम भी करते होते थे, और फिर जून के आखिर में उनको सप्लीमेंट्री बजट साथ ही पेश किया जाता था, तो उनकी प्रैक्टिस नॉर्मली ये थी, और मैं खुद फाइनेंस में रहा हूँ, हम बार बार करते रहते थे और उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट ले लिया जाता था। ये क्या आर्टिकल 6 के अंदर ट्राई नहीं होंगे सारे ब्यूरोक्रेट जो हैं, खुसूसन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन वो और बाकी लोग जो हैं? अच्छा, और ये मकबूल जान साहब, मैं इस पे बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और इलेक्शन कमीशन का किरदार मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा। यहाँ सारी बुराई की जड़ या फसाद की जड़ अगर देखा जाए सारे मामले में जिसने अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए हैं, अगर ये इलेक्शन कमीशन, मैं मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कराने के लिए पैसे देने, उनका पैसा नहीं है, जब वो डिटेलें मांगी कि 1392 अरब रुपया निकला है, उसमें 50 अरब रुपया देना था, वो 50 अरब तो फौरी तौर पर इन्हें दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने वो अपना डाला स्टेट बैंक के ऊपर, स्टेट बैंक ने जारी करके एक जगह पाक कर दी, उन्होंने डाला और जो टहलते हुए लोग हैं उनके ऊपर, और इधर से फिर इस तरह रोकने की कोशिश अगर आप देखें, आप इसको अगर आप जिस समझना चाहें तो ये जो पार्लियामेंट के ऊपर भी डाला है इन्होंने, पार्लियामेंट जिन्होंने अगर इसको वोट दिया है या वोट के खिलाफ गया है तो डिफेक्शन वाला केस अलग बनता है, वहाँ भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से एक सेपरेट केस बनता है। इलावा जी ये अब मौका एक आ गया है कि यहाँ आईने पाकिस्तान 1973 की पासदारी चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हर कोई बच्चा गली मोहल्ला का उठे
और ये मजाक शुरू कर दे, उसके लिए तभी मुमकिन है कि जब अदालतों की बातों पर आप सरदार हो सके। ठीक है। और अजहर सिद्दीकी साहब, अब राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया कि स्टेट बैंक के जो अफसरान इलेक्शन कमीशन को रकम अदा करेंगे उनको रिकवरी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्या इसको लीगल कवर हासिल होगा? हजारों ख्वाहिशें ऐसी, यार ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले, यानी ये कौम को गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, ये अनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी मजाक हो गया। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, यानी अगर इस तरह शुरू कर देंगे तो ना कोई इलेक्शन हो सकेगा, ना इलेक्शन कमीशन बैठ सकेगा, ना नैब काम कर सकेगी, ये तो फिर क्या रूल करेगी। ये तो जो बातें ये कह रहे हैं, मैं तो उलट कह रहा हूँ इसके कि ये ना सिर्फ तौहीन अदालत के अंदर जाएंगे, बल्कि जहाँ तोड़ा इन्होंने आइन और कानून, वहाँ ये नाअहल भी होंगे और ये बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं। लेकिन शौक इनको अपना है वो पूरा कर ले, लेकिन अदालत इस मामले में इनको नहीं छोड़ेगी। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि कल एक, पता नहीं शायद आपको इल्म है कि नहीं, आज बड़ी खबरों में है, कल एक मुलाकात हुई है दो बहुत अहम लोगों की चीफ जस्टिस के साथ, लेकिन वो उनके लिए तो बेनतीजा साबित हुई है। कोई इतलात है आपके पास इस किस्म की या कि नहीं? और ये मकबूल जान साहब देखिए, बातें सिर्फ इतनी सी है कि ये कोशिश इनकी क्या है, यानी अभी सिंपल सा एक छोटी सी एक बात ले ले कि ये अपना इलेक्शन कराते 90 दिन में। लाहौर हाईकोर्ट का 10 फरवरी का फैसला है, 10 फरवरी का, 90 दिन का इलेक्शन कराने का कहा गया, इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करी कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने वहां भी नहीं काम किया। और मैं तो बाकायदा पिटीशन शेख रशीद साहब की तरफ से, एक तो मैं केयर टेकर सेटअप के हवाले से ले आया हूँ कि ये अपना वजीर आला रह नहीं सकते वो नकवी, इलावा जी इसके अलावा केयर टेकर गवर्नमेंट को हटाने के लिए कि इन्होंने वक्त पूरा एक कर दिया है, इनको भी चैलेंज कर रहे हैं और इनको भी सेल कर रहे हैं। और साथ साथ जो है मैं कई दफा चैलेंज भी करता हूँ, अपना नवीन गवर्नर ने कह दिया कि जहाँ पार्लियामेंट की प्रिविलेज होती है, प्रिविलेज कहाँ होती है जहाँ प्रिविलेज मोशंस वगैरह आते हैं, क्या इनके पास कोई तौहीन अदालत की प्रोविजन मौजूद है? क्या आर्टिकल 204 इनके पास है या सिर्फ अदलिया को दिया? क्या इनके पास आर्टिकल 189 है? क्या आर्टिकल 201 है कि जहाँ जजमेंटों को अमल दरामद कराना है? तो पार्लियामेंट तो बेतौकीर पहले हो चुकी है और इसको बेतौकीर क्या करना है कि आगे आए नए इलेक्शन चुने, वो नुमाइंदे चुने जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इस तरह के लोग, मेरा नहीं ख्याल है, वो चाहिए और ये करवाना भी चाहते हैं, करवा के देख रहे, उनको अंदाजा हो जाएगा, जब इलेक्शन कराएंगे पता लग जाएगा दाल रोटी किस पाव बिकती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे कानून अजहर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा हिलाली साहब, अब फंड्स की फराहमी पर पार्लियामेंट ने साफ जवाब दे दिया है, साफ इनकार कर दिया कि जी हम इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या पार्लियामेंट का सहारा लेकर वजीर आज़म साहब और काबीना कंटेम्प्ट से बच सकते हैं या फिर ये तलवार अभी भी उनके सर पर लटक रही है? अगर उन्होंने ये कहा और ये कहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें और किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत क्या है? बग़ैर पैसे इलेक्शंस हो नहीं सकते। तो अगर आप हमारा हुक्म नहीं समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको कहेगा, और पैसे नहीं देते हैं और आपने इनकार कर दिया है, तो लिहाजा यू आर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, हट जाएं। देखिए ये क्या बड़ी बात है, सिंपल, ये अवाम को सिंपली समझाएं। ये 400 कोटेशंस करते हैं, इलेक्शंस होल्ड करना है, पैसे किधर से आएंगे? पैसे उधर से आएंगे जिधर हैं। किधर हैं पैसे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो क्या कहा कोर्ट ने? कहा कि हम बातें नहीं सुनना चाहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी से कि कर सकता हूं मैं कि नहीं, और क्या मैं फिर जाके स्टैंडिंग कमेटी को करना है। हमारा फ़र्ज़ है इलेक्शंस, और इलेक्शंस के लिए पैसे हैं कंसोलिडेटेड फंड में। हम ऑर्डर करते हैं स्टेट बैंक के गवर्नर को कि पैसे निकालो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब दो। और वो क्या करता है स्टेट बैंक का गवर्नर? वो कहता है हाँ पैसे तो हैं, मगर लिहाजा मैं आपको दे नहीं सकता, मैं फाइनेंशियल कमेटी की इजाज़त के बगैर या फेडरल। वो कहते हैं कि हमारी इजाज़त
इससे बड़ी कोई इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दो, तुम्हारा ऑर्डर है दो, नहीं देते कंटेम्प्ट, अगले आदमी को बुलाओ और कहो तुम एक्टिंग आदमी बन गए हो। देखिए बात सीधी सादी ये है कि क्यों हम कंफ्यूज होते हैं जब इतना एक बड़ा मामला है रिगार्डिंग इलेक्शंस। क्या आप कहेंगे कि फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती इसलिए जिस आदमी ने कुर्सियों को सैंक्शन करना था उसने पैसे नहीं सैंक्शन किए और लिहाजा उधर से एक ऑब्जेक्शन आ गई? क्या बातें हो रही हैं ये भाई? इट इज़ वेरी सिंपल। सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ को एंटिसिपेट किया। पैसे की ज़रूरत होगी, किधर होंगे पैसे, किसके कंट्रोल में होगा, उसको ऑर्डर करो, किसको देना है उसको बताओ और उसको कहो हैव यू कंप्लाइड विद द ऑर्डर्स और नॉट। बात ख़त्म हो गई। सर सुनने में बड़ी सिंपल लग रही है बात, लेकिन देखिए ना, जो भी हुक्म आ रहा है वहाँ से उसका कोई ना कोई जवाब है और हर जवाब में इनकार ही है। और ये साहब, क्या अदालत हुक्मरानों को सियासी शहीद बनने की जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी करेगी या अभी भी कोई रास्ता है जो निकल सकता है? देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं इस सारे मामले के अंदर। अदर सदीक साहब के साथ जो डिस्कस करते हुए जो बात मैंने की है और उन्होंने भी जवाब दिया है, वो बुनियादी तौर पर एक बड़े खौफनाक किस्म के स्लाइड डाउन सूरत हाल के साथ लेके जा रही है और एक हेड ऑन कोलिजन लिया जा रहा है जानबूझ के कि हम शहीद बन जाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई मनी बिल अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उस ऑटोमेटिकली वो वज़ीर आज़म जो है वो हुक्मरान नहीं रहता। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो भी मनी बिल जो है उसके अंदर वोट अगेंस्ट देता है तो वो मेंबर नहीं रहता। 63A बहुत क्लियर है। ठीक है। अब ये मनी बिल है, अब ये मनी बिल पेश हुआ, कल इसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ। अब ये मनी बिल अप्रूवल कहाँ से आई थी? कैबिनेट से। तमाम पार्टियों ने उसको अप्रूव किया था। इसका मतलब ये है कि तमाम पार्टियों ने बाकायदा उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमारे मनी बिल को अप्रूव करो। अच्छा। लेकिन अगर नहीं दी थी तो क्या आपने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी इसके खिलाफ वोट दो? इसका मतलब है खिलाफ वोट दिया तो फिर आपने अदालत के साथ मजाक किया। तो फिर या तो कैबिनेट जाएगी मुकम्मल तौर पे, पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो जाएगी और या जाएगी असेंबली जो है। ये है वो सूरत हाल जिसकी बुनियाद के ऊपर हम आगे फेस कर रहे हैं, जिसको आगे चला इसमें नेक्स्ट सेगमेंट में चला डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी तरफ मुखालिफिन के खिलाफ ऑपरेशन के उभरते हुए खदशात। इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि ईद के दिनों में ज़मान पाक में एक ऑपरेशन किया जा सकता है जिसके नतीजे में खून खराबा हो सकता है, लिहाजा अदालत पुलिस ऑपरेशन रोके। उन्होंने निशानदेही की है कि हुक्मरान इंतखाबात हारने से डरे हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुझे सिर्फ जेल में नहीं डालना चाहते बल्कि ख़त्म करना चाह रहे हैं। और ये साहब कितने दुरुस्त हैं खान साहब के ये खदशात? देखिए आज उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर भी ये बात की है और इमरान खान से ज़्यादा किसी और शख्स को नहीं पता कि उसको ऊपर कितने हमले हो चुके हैं। 3 मुख्तलिफ अटैम्प्ट्स हैं जो कि उसके ऊपर हुई हैं और मैं चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन का एक तजर्बा सकता हूँ और मैं इस बात पे बाकायदा जिसे कहता है अला वजल बसीरत तमाम एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि इन तीनों के अंदर उसका बच निकलना खालिसतन मौजज़ा है। अच्छा। आप तीनों की उसके प्रोसेस को देख लें। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपने इमरान खान जो है उसको जो उन्होंने उसके ऊपर वज़ीराबाद वाला इंसिडेंट, जी जी, वज़ीराबाद का पूरा इंसिडेंस देखें कि एक स्लो मूविंग ट्रक आ रहा है जिसके इर्द गिर्द लोग हैं, तेज़ नहीं भाग सकता, गोलियों की बौछार आए तो नहीं निकल सकता। उसके अंदर बाकायदा 3 तरफ से गोलियां होती हैं, एक नीचे से और 2 साइडों से। दोनों की जो JIT रिपोर्ट कहती है कि दोनों तरफ से गोलियों के खोल उन्होंने बरामद किए और पुलिस के तमाम असला का वेपन देखा, इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड का देखा, उसके ज़ाती असले को देखा, कहीं से कोई फायर नहीं हुआ। जिस बंदे को मारा गया है उसको वो फायर जो है वो कलाशनकोव की गोली से लगा जो कि कोठे के ऊपर से, छत के ऊपर से फायर की गई थी। तो गोया इस अटेम्प्ट में बच निकलना उसका मौजे से कम नहीं था कि उसने पहली दफ़ा जब गोली चली है तो उसको वो कोई शायद हिला है, वो ऊपर से गुजर गई है, कुछ लोगों को लगी है और फिर दूसरा चूँकि साइमल्टेनियसली आना था तो वो गुजर गए। ये एक उसके तहत वो आदमी 4 उसको गोलियां लगी और अस्पताल में रहा। सेकंड अटेम्प्ट आप देखें जिस वक्त हुई है कि जब उसके घर के चारों तरफ घेरा डाला गया है और उस घेरे के दौरान आंसू गैस के इतने शेल फायर किए गए हैं कि जो उसके घर के अंदर जो उसने सामने रख के दिखाए थे। ये मैंने अपनी तारीख में पाकिस्तान के किसी साबिक
वज़ीर-ए-आज़म तो दूर की बात है, पाकिस्तान के किसी साबिक वज़ीर के घर में भी मैंने देखा, किसी वज़ीर आला के घर में भी मैंने देखा कि जैसे बौछार करते हुए पूरे का पूरा पाकिस्तान की पुलिस जो है, रेंजर्स वेंजर्स सारा कुछ है उसके अंदर से पेट्रोल बम भी मिल गए थे। नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। सारे लोग इसी पाकिस्तान में हम रहे। तीसरी दफा जब उसको वहां लेके जा रहे थे कोर्ट्स के अंदर, वो भी लोगों ने एविडेंस देखा कि किस तरह उससे पहले कम से कम 25-30 लोगों को मुख्तलिफ किस्म की वो हथकड़ियाँ पकड़ा के हाथ में वहाँ भेजा गया था और वो उसको पहले एंटर कर दिया गया था ताकि जब ये लोग आएंगे तो उनसे लड़ेंगे। ये तीनों वाक़यात जो है ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इमरान खान जो है वो अंडर अटैक है। और उसके बाद जाने के बाद जो उसको किया गया है, आप अंदाज़ा करें उसके कुक को मैं कह रहे थे, मुझे पूछते थे कि इमरान खान के जो दरवाजे हैं, शीशे हैं, ये बम प्रूफ है या बुलेट प्रूफ है, यानी अगर हम बम फेंकें तो क्या बम चल जाएगा? अच्छा। यानी इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन की गई। फिर मैं आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तान का ये जो साल है ना जी, इससे तारीख साल मैंने नहीं देखा। आप मुझे बताएं कि जितने लोग इस वक्त जेल काट रहे हैं, क्या उन्होंने बंदूक उठाई? क्या उन्होंने बम फोड़े? क्या उन्होंने लोगों को कहा कि कत्ल किया कोई? सबका इस बात पे मुकदमा है कि उसने फला जगह वीडियो में बयान दिया, फला जगह ऑडियो में बयान दिया, फला जगह, यानी आप अंदाजा करें कि एक चैनल के हेड जो है न्यूज को, उसके ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया हुआ है। यानी ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। यही वजह है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं कि जो समझते हैं कि इमरान खान को हमने हर हालत में रोकना है, बेशक पाकिस्तान चला जाए ना। ये लेवल है। यानी आईने, मैं एक बात बताऊं, आईने पाकिस्तान चला गया तो ये मिसाक है, ये खत्म हो जाएगी। एक बात बताऊं, ये आईने पाकिस्तान जो है ना, ये 4 इकाइयों ने मिलकर बनाया हुआ है। ये एक ही दस्तूर साज असेंबली थी 1970 की, इसमें बना दिया गया था। इसके अंदर हुकूक, पार्लियामेंट में पंजाब की अक्सरियत है, पार्लियामेंट जो है इसको ओवर रूल नहीं कर सकती इस कॉन्स्टिट्यूशन को। ये दिमाग जो है खन्नास भरा हुआ है, इसको निकाल दे कि अगर पंजाब की अक्सरियत पार्लियामेंट की आ जाएगी तो इसको खत्म कर देगी। इसमें बताया गया है कि एक सूबे का वजीर आला अगर इलेक्शन असेंबली तोड़ देता है तो उसके इलेक्शन होने जाएंगे। अगर आज 2 साल पहले बलूचिस्तान के अंदर कोई का वजीर आला तोड़ देता कि मेरे पास अक्सरियत नहीं है, तो क्या वो इंतजार करता फेडरल गवर्नमेंट का? तो उसके बाद वो कहेंगे कि अब तुम इलेक्शन करा सको। ये मजाक बनाया जा रहा है और आगे जो मजाकरात हैं वो भी मजाक बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बका इस मिसाक के अंदर है। इस मिसाक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी नहीं है। अब पार्लियामेंट उस वक्त आइन बना सकती है अगर कोई एक आदमी बाकायदा वोट लेके आए कि मैं इस आइन को बदलना चाहता हूं और वो 2/3 अक्सरियत लेके आ जाए। इसीलिए इसकी तब्दीली को बहुत मुश्किल बना के रखा है ताकि चारों सूबों के इनपुट शामिल। आप खिलवाड़ कर रहे हैं इस आइन के साथ। आप इस आइन के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक खौफ है, एक हिरास है, कोई बोलता नहीं है, कोई मैसेज नहीं करता है। लेकिन एक बात याद रखें, इमरान खान की पार्टी 25 मई से पहले एक मरंज पार्टी थी। अच्छा। लेकिन आज लोगों ने खौफ की हदें देख ली हैं। उनको पता है 6-7 दिन लेके जाएंगे, मारेंगे, डर खत्म हो गया ना, टॉर्चर सेल में लेके जाएंगे, ये करेंगे, घर में आएंगे, कोड़े लगे। अब दोबारा आप नहीं कर सकोगे अगर एक दफा मूवमेंट शुरू हो गई। फिर लोगों का खौफ उतरा होगा। फिर उसके बाद हमने देखा है कि एक दफा खौफ एक आदमी का उतर जाए, एक दफा हम उसको थाने में ले जाए, लेकिन लिटर परेड कर देते थे, उसके बाद दोबारा वो लिटर परेड के काबिल नहीं रहता था। फिर मुकाबला बेहतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हिलाली साहब, हुकूमत के अपने रहनुमाओं की तरफ से ऑन रिकॉर्ड बयान आता है कि जी अब या तो हम रहेंगे या फिर इमरान खान साहब रहेंगे। ये आपको लगता है ये सियासी बयान आते हैं, वाकई इस तरह की इंटेंशंस हैं हुकूमत की? और यही तो बात है कि जिस वजह से इमरान खान साहब के जो खदशात हैं वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं हुकूमत की अपनी स्टेटमेंट से। देखिए, पहली बात तो ये है, आपका पहला सवाल जो ये था, क्या ये सीरियस हैं ये थ्रेट्स उसके लाइफ पे? द आंसर इज यस, इसलिए कि हमने देख लिया है। माने ये सवाल अभी आप रामीन पूछना छोड़ दें। अच्छा। ये सीरियस है, हमने देख लिया है, सीरियस है। एक अटेम्प्ट हो गया है और 4 गोली उसको लग भी गए। तो अगर आप समझते हैं कि असल में हिलाली साहब, मैंने ये पूछा था कि जो अभी ऑपरेशन की जो कह रहे हैं खान साहब, ऑपरेशन का एक खदशा जाहिर कर रहे हैं, मैं उस बारे में आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या वो खदशा दुरुस्त है, कितनी हकीकत है उसमें? जान को खतरे की मैंने बात नहीं की है, ऑपरेशन की बात की है। ऑपरेशन और अटेम्प्ट एट हिज लाइफ, ऑपरेशन अटेम्प्ट एट हिज लाइफ, उसको पकड़ना, अरेस्ट करना, तो भी वो एक ही बात है।
वो सब अच्छा। सीरियस है और जाहिर है सही। सीरियस। दूसरी ठीक बात, है। सोचिए ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा करप्शन पे। इमरान खान का स्ट्रेंथ किधर से आता है? कम से कम मेरा उसका सपोर्ट किधर से आता है? एक ही चीज पे कि ये आदमी सीरियस टिका हुआ है, सिंसियर है, बदलेगा नहीं। ये कहता है करप्शन इज आउट, इसलिए मैं इसके साथ टिका हुआ हूं। ये बात नहीं करेगा करप्शन के साथ, ये एनआरओ नहीं देगा, कसम खाया है, बार बार किया है। तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए अगर एनआरओ देना था तो इसके माने ये सब खेल है ना, सबसे अच्छे टर्म्स और कंडीशंस लेके दे दो उनको। तो दिस इज द गेम। नो इट्स नॉट। ये आदमी सीरियस है। दूसरी बात ये है, मगर उससे भी ज्यादा, उससे भी अहम बात क्या है? उससे भी अहम बात ये है कि ना सिर्फ ये उनके साथ एनआरओ नहीं करेगा, वो कहता है इनको पकड़ के वी विल ब्रिंग देम टू बुक। सही। जिन्होंने कत्ल किया है उनको मारेंगे, सजाए मौत देंगे। हाँ। और जिन्होंने चोरी किया है उनको जेल जाएंगे। और जिन्होंने अपना ओहदे को पामाल किया है वी विल सैक देम। माने उनकी लाइव्स एंड लाइवलीहुड इज नाउ इन डेंजर। ये पे भी ये आदमी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर सही। क्या रह गया? एक ही चीज रह गया है ना कि पुराना तरीका एक ही था कि रिग करके इलेक्शन जीत जाओ। मगर अब रिगिंग भी नहीं हो सकता है इलेक्शन। इलेक्शन रिग हो सकता है जब 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 वोट से 1 लाख वोट को आप रिग करेंगे। यही तो हुआ था। बिल्कुल सही हिलाली साहब, बड़ा अहम पॉइंट आपने दिया। यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मुझे ब्रेक आ रहा है। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, इमरान खान की जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा है कि एक ऑपरेशन होने वाला है ईद के दिनों में, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी ये मुझे सिर्फ जेल में नहीं डालना चाहते बल्कि मुझे ख़त्म करना चाह रहे हैं। हिलाली साहब से हम बात कर रहे थे। उरिया साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क की जो सियासत है वो इस नहज पर पहुँच चुकी है कि इंतखाबात के ज़रिए नहीं लड़ना बल्कि एक दूसरे को ख़त्म करने की, मुखालिफिन को सफ़ास्ती से मिटाने की बातें करनी है? ये मुकाबला आजकल का। देखिए, आज कैबिनेट के बाद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि सारों का नाम लिया उन्होंने एक एक करके। ऐसे लग रहा था जैसे गिन रहे हो कि सारे मेरे साथ हैं कि नहीं। हाँ, कोई जगह तो नहीं गया इधर उधर। और ये वो सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि ये लोग सारे इकट्ठे हैं और ये इत्तेहाद लोग कहते हैं टूटता क्यों नहीं। ये इत्तेहाद नहीं टूटेगा। इसलिए नहीं टूटेगा कि आपके मुकाबले में इमरान खान खड़ा है। आपका इत्तेहाद ये खौफ की पैदावार है, वरना आप सारे के सारे जो हैं गुज़श्ता 30 साल एक दूसरे को गालियां निकालते आए हो। आप वो लोग हो जो एक दूसरे का पेट फाड़ के और उसको सड़कों पर घसीटने की बातें करते थे। तो आप क्यों इकट्ठे हो? आपको इमरान खान की पॉपुलैरिटी का खौफ है। और आपको पता है, आपको आज पता चल जाए कि आप इलेक्शन जो है थोड़ा सा भी जीत जाएंगे तो आप अगले दिन इलेक्शन के अंदर आ जाए। वो पॉलिटिकल पार्टी मर जाती है जो इलेक्शन से डरे। जो पहलवान अखाड़े में नहीं उतरना चाहता वो पहलवान क्या हुआ? तो अभी इन्होंने एक बेसिकली डिलेइंग टैक्टिक्स बना रहे हैं। लेकिन कभी उनसे पूछा जाए कि भाई अक्टूबर में जब इलेक्शन कराओगे तो क्या अक्टूबर में इमरान की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी? वक्त के साथ साथ उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, वक्त के साथ साथ उसका वर्क है वो हार्डन हो रहा है, और वक्त के साथ साथ आपके आमालनामे के अंदर गलतियां, कोताहियां और आवाम के साथ जुल्म सब कुछ वाज़े होता जा रहा है। आप जिस बात पे आए थे, इस वादे पे आए थे कि आपने इस मुल्क को सही कर, आप कहते थे हमने तो कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, खाक कुर्बानी दी है। आपने अपने केसेस विड्रॉ करने थे कर लिए, आपने नैब ख़त्म करना था कर लिया, चलो कर लिया। जो अब वक्त कुदरत आएगी, अल्लाह ताला कोई एक बेहतर हुक्मरान देगा, वो शिकंजे में ले आएगा। लेकिन असल मसला यह है कि इस 1 साल के अंदर इस कौम को क्या मिला? आज इस वक्त 20-22 लोग जो हैं वो सिर्फ आटे की लाइन में लगते हुए मर गए हैं। ये कभी इस मुल्क में हुआ था? ये वो आटा है कि जो हमारी माएँ बहनें जो थीं वो फ़कीरों को खैरात में दिया करती थी। फ़कीर जब गली में मांगने आते थे तो कहते थे कि पैसे तो नहीं है, जाओ इसको आटे की एक वो कौली या छन्नी भर के दे दो, और फ़कीर ने एक लटकाया होता था। ये वो आटा है जिसके पीछे शहबाज शरीफ साहब आपने इस कौम की माओ बहनों बच्चियों को ज़लील रुस्वा कर दिया है।
ये वो पाकिस्तान का खित्ता है कि जो पूरे बरसगीर को हटा देता था, आपने ये कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, इसके बाद आप लोगों के सामने जाके कहेंगे मुझे वोट दो? नहीं कह सकते। यही वजह है कि आप कभी ये करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, और ये हालात। और अभी आपने एक और फसाद शुरू किया, मेरे ख्याल से साहब से बात करें फिर करते हैं कि ये जो इलेक्शंस के सिराजुल हक साहब को उतारा है, मैं सोच रहा हूँ कल इंशाल्लाह उनको लेंगे लाइन पे, फिर देखेंगे, देखते हैं उनके पास क्या स्ट्रैटेजी है। हिलाली साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी इत्तेहादी जमातें मुत्तहद हैं। अब इत्तेहाद तो इसलिए बना था कि आवाम को रिलीफ देना है, उनकी मुश्किलात दूर करनी है, मगर ये सब कुछ हो तो नहीं पाया 1 साल के अंदर। तो क्या ये इत्तेहाद सिर्फ खान साहब को हटाने के लिए बना था? जी देखिए, एक तो डायमेंशन औरिया साहब ने आपको बता दिया है, वो एक डायमेंशन आपको औरिया साहब ने बता दिया है, वो है इंटरनल डायमेंशन। माने पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए क्यों इमरान खान को जाना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि एक एक्सटर्नल भी डायमेंशन है, और वो एक्सटर्नल डायमेंशन कंसर्न्स फॉरेन अफेयर्स, और वो लोग और वो मुल्क, सुनिए बातें, वो लोग और वो मुल्क जो हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप में जो इमरान खान को रहना ये मुनासिब नहीं होगा उनके इंटरेस्ट के लिए, इट डजंट सूट देम। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ 7 समंदर पार, हाँ। मैं उन लोगों को भी बात कर रहा हूँ जो हमारे नज़दीक हैं और बड़े दोस्त बनते हैं, जिन्होंने जो आते हैं और वक्त देख के हमें इमदाद भी कभी कभी देते हैं। अब बात असल ये है कि पाकिस्तान अंडर नवाज शरीफ और वो पुरानी लीडरशिप मीन्स कि पाकिस्तान वाकई आएगा अमेरिकन फोल्ड के अंदर। अच्छा। और वो खुश होंगे, वो कंफर्टेबल फील करेंगे, वो पाकिस्तान को नचा सकेंगे, जब ढोलक करेंगे वो नाचने लगेंगे। मगर अगर इमरान खान रहा और उसका फ्रेश और नया पर्सपेक्टिव है ऑफ द रोल ऑफ पाकिस्तान, और किसके साथ दोस्ती करना चाहिए और कितनी गहरी दोस्ती करनी चाहिए, अगर वो हुआ तो फिर पाकिस्तान ए न्यूक्लियर पावर और अनस्टेबल कुछ अजीब सा एक ये बनता है उनके लिए, थ्रेट बनता है, अनयूजुअल थ्रेट खान साहब का जो वो नहीं इस वक्त चाहते हैं कि ऐसा हो। भाई उनकी रिलेशनशिप है चीन के साथ, वो बेहतर करना चाहते हैं, रूस के साथ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक कहते हैं, कोई ब्लॉक में कूद के अंदर नहीं जाना चाहते हैं पैसों के लिए, भीख मांगने के लिए, जो हमारे इस वक्त के रूलर्स आदत हो गए हैं उनकी। तो ये एक बड़ा फर्क पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि री-गैल्वनाइज पाकिस्तान, री-एनर्जाइज पाकिस्तान किधर से किधर जा सकता है। मगर जो लोग जिनकी ज़िंदगी और मौत के क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो ठहरे, वो नहीं चाहते हैं कि वो इधर रहें, और वो उन लोगों को बताते हैं जाके कि खुदा के लिए हमें इससे बचाओ, खुदा के लिए इसको हमें निकालने दो। और उन्होंने इजाज़त, उन्होंने कहा, अमेरिकन का जवाब था कि निकालना चाहते हो बेशक निकाल लो, ये तुम्हारा काम है, मगर मार्शल लॉ कुछ नहीं, निकालना है तो कीप विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मुश्किल काम है, मगर उनकी कोशिश है, काफ़ी हद तक तो कामयाब हो गए। बिल्कुल ठीक है। और ये साहब, मेरा सवाल ये कि खान साहब जो है वो थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि ईद पर कोई ऑपरेशन हो सकता है। इसके बाद हम देख रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सूरत हाल ये कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बीच में है सिराजुल हक साहब, वो सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं। कैसे बैठेंगे दोनों लोग मेज़ पे जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बाजार भी गर्म है दूसरी तरफ? देखिए, मैंने इमरान खान से ज़्यादा हौसले वाला आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बड़े बड़े लोग हैं जो खौफजदा होकर भाग जाते हैं। कौन है जो पाकिस्तान से नहीं भागा? नवाज शरीफ नहीं भागा, शहबाज शरीफ नहीं भागा, जरदारी नहीं भागा, बेनज़ीर नहीं भागी थी, सब बाहर बैठ रहे थे, कोई नहीं आता था जहाँ पर। लेकिन इमरान खान ने अपना ना ज़मान बाग खोड़ा और ना बनेगा ला खोड़ा। वो इसी का आज भी उसने अदालत में यही कहा है, उसने कहा मैंने तो कहीं नहीं जाना, मेरा तो ये घर है, मैं कहाँ जाऊँगा।
तो मुझे इसको उनको कम से कम एक्सेसिव करने से रोकना चाहिए। हाँ। लेकिन मसला सारा यह है कि अल्लाह ताला ने उसकी एक तो यह है कि उसकी हिफाजत की है और अल्लाह ताला ही करने वाला है। अगर वो अल्लाह ताला समझता है कि पाकिस्तान के अवाम को सज़ा नहीं देनी और पाकिस्तान के ऊपर एक बेहतर रूलर ने आना है, तब तो ये है, वरना तो घिसटा पिस्टा चलता रहेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब तेल भी दे देगा, सऊदी अरब पैसे भी दे देगा, सऊदी अरब आपकी वाकई मदद भी कर देगा, अमेरिका की भीख आ गई जी, ये भीख में चलते रहे सारी जिंदगी, कशकोल पकड़ा रहा है, कशकोल लेके आ जाते हैं पैसे चार, आज तो पैसे भी नहीं मिल रहे। अब तो हालत यह है ना, एक साल के अंदर को 4 पैसे मिल जाते तो तब भी हम कहते हैं कि यार को गवर्नमेंट जो है उसने कुछ किया है। IMF ने 8 के 9 दफ़ा इन लोगों को बुला के और फिर उसके बाद जलील करके वापस भेज दिया। एक तो ये तय है। दूसरी बात यह है कि सिराजुल हक साहब, अब जमात इस्लामी जो है अपनी कारकर्दगी दिखा रही है और बुनियादी तौर पर स्टूज बनी हुई है उन लोगों की कि जो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। अच्छा। अब वो एक साहब कह रहे जी वो इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। भाई किस ये तुम आइन का हलफ तुमने नहीं उठाया हुआ, ये सेंटर मुश्ताक ने नहीं उठाया हुआ, ये चित्राली ने नहीं उठाया हुआ। ये आइन क्या कहता है? या तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हलफ ना उठाओ, तो आइन की पासदारी ये कहती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और अगर वो ज़्यादा मामला नहीं है तो उसके बाद उसको आगे थोड़ा सा आगे किया जाए। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक काम शुरू हो गया हुआ है तो उसको आगे जो है वो उसको लेके जाया जाए। ये तो बिल्कुल ऐसी है ना कि अगर आप आज कह दें कि जनाब इलेक्शन जो है वो 254 एक्ट के जो आर्टिकल के तहत अगर नहीं हुए तो 90 दिन तो आगे, इसका मतलब फिर तो एक आदमी बड़े आराम से कह सकता है कि वज़ीर आज़म की मुद्दत जो है हम 254 के तहत 6 साल कर देते हैं, 8 साल कर देते हैं। 254 की भी तशरीह होने वाली है, ये तो एक्सप्लॉइट होता जाएगा इस तरह। तशरीह सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करते हैं। 254 इसलिए रखा गया है कि अगर कोई काम वक्त के ऊपर नहीं हो रहा जो आइन के तहत होना चाहिए था, तो वो उसको अगर थोड़ा डिले हो गया तो काम गलत नहीं हो सकता। हाँ। यानी वो काम शुरू हो जाए, ठीक है, उस अरसे के अंदर आप इस तरह करना कि ये तशरीह कर दी जाए तो फिर तो आप असेंबली में क्या कह देंगे कि वज़ीर आज़म का जो है वो नहीं हो रहा, तो 254 का तो सिलेक्ट नहीं हो रहा तो वज़ीर आज़म का बगैर मुल्क चला दिया जाए या वज़ीर आज़म का 6 साल टेन्योर कर दिया जाए। मतलब ये तो तमाशबीनी लगी हुई है पाकिस्तान के आइन के साथ, और ये सारी की सारी 11 के 12 पार्टियां जो हैं ये कर रही हैं। पाकिस्तान में अवाम के नर्व्स टेंस हो चुके हुए हैं। सोचने वाला समझता है कि इस पाकिस्तान नहीं, हम एक तमाशा गाह में बैठे हुए हैं जहाँ ना आइन का एहतराम है, ना लोगों को सुख और चैन है, न सुकून और इत्मीनान है। और इसके पीछे जो लोग भी हैं, अगर वो समझते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर लोग उनको पहचानते नहीं हैं, लोग उनके चेहरे नहीं जानते, लोग समझते नहीं हैं कि कौन ये तनाबे खींच रहा है, लोग ये समझते नहीं हैं, ये वो भूल जाएं। एक बात याद रखें, जब दुनिया में कहीं भी अपहीवल आती है तो ऐसे ही हालात से आती है। वो कमाल की बात उसने की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उसने कहा था अगर इंग्लैंड ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्जा ना लिया होता और बैंक ऑफ इंग्लैंड की डिमांड ज़्यादा ना होती और वो अमेरिका के फार्मर्स पर टैक्स ना लगाता तो अमेरिकी कभी जो है बरतानिया से आज़ादी हासिल ना कर सकते। हमने उन टैक्सेस के बुनियाद पर रिवोल्ट किया और इन बैंकर्स की इस सारी आपको पता है 100 साल 1913 में जाके जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके उन्होंने वो लेके आए थे कि उनको पता था कि ये लोग हमें तबाह बर्बाद करने वाले हैं। उसकी तकरीरें हैं उनका, हमने इन प्राइवेट बैंक्स को जो फेडरल रिजर्व में लेके आना चाहते और ये इनको करेंसी की इख्तियार देना चाहते। इस वक्त भी हम हर तरह से फंसे हुए हैं, हालात हमारे अजीब व गरीब है। ऊपर से ये जो स्टूजिस आ गए हुए हैं ना, ये जो पाकिस्तान की उस पर ठहरा दिए गए हैं, जिनकी एक से एक कोई कल नहीं मिलती आपस में, इन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, थोड़ी आज़ाद कश्मीर की सियासत पर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब का मामला लटक चुका है और बाकी मामलात की तरह इस मामले पर भी अब अदालत से रुजू कर लिया गया है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है इस ताख़ीर की? देखिए, मुझे तो बड़ी अफसोस की बात है कि ये जो साहब रेकमेंड किए गए थे, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे आज़ाद कश्मीर पे, इमरान खान ने शायद उनको रेकमेंड किया है। इनके खिलाफ तो बहुत सारे एक्यूजेशंस हैं कि पैसे के बारे में 600 अरब रुपीस के सीक्रेट फंड से गायब हो गए हैं या पता नहीं चल रहा है। बजट ही नहीं है। 1.25 बिल नहीं, वो तो मैंने जो आज न्यूज़ में पढ़ा था न्यूज़ में इतना तो बजट ही नहीं है, एक्विजिशन लग रही है, इतना तो बजट ही नहीं है। 1.25 हाँ, इतना होगा हो सकता है। 600 मिलियन रुपया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रुपया ठीक है, मिलियन ठीक है, सीक्रेट फंड का
600 मिलियन रुपया, 60 करोड़। और एम्बेसलमेंट का 1.25 बिलियन रुपीस, वो तो पूरे बजट से जो वो कहते हैं हुआ अच्छा, होगा उनके टेन्योर के अंदर। तो और फिर मुझे अफसोस से पढ़ना पड़ता था कि ये आज़ाद कश्मीर के असेंबली सेशन में ही नहीं आती है। माने आते हैं, कोई नहीं आते हैं, कोई क्वारम होता है, नहीं होता है। ये किस किस्म का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम भाई? हम तो बताना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इज़ प्रोग्रेसिंग, फ्री, डेमोक्रेटिक, ये तो इन लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि इट्स अ डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी। जी सही कह रहे हैं, बहुत बुरी चीज़ है, bad बहुत बुरा publicity। तासर जा रहा है, बहुत बुरा तासर जा रहा है उनके लिए बिल्कुल। भी और पाकिस्तान के लिए भी। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मौजूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।